गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्योरी में 8 मार्क्स हैं हमें, और प्रैक्टिकल में भी हमें काफ़ी पोर्शन देखने को मिलता है। आज के सेशन में हम 2 मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिनको पढ़ने के बाद हमारे 8 मार्क्स आराम से कवर हो जाएंगे। ये काफ़ी आसान है, थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा तो ये हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को स्टार्ट करें तो उससे पहले हम देखें हमारा जो सब्जेक्ट है एआई, जिसकी फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिसमें हमने पढ़ा था कि ये ऐसी स्पेशल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है ह्यूमंस की बनाई हुई, जो ह्यूमंस के दिए हुए डेटा पे काम करती है। यानी कि जो डेटा हम ह्यूमंस इसको फेड करेंगे, जिस तरह से हम इंफॉर्मेशन इसको देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, वैसे ही ये परफॉर्म करेगा। डेटा क्या होता है, लाइब्रेरी डेटा क्या होता है, और कैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपने एआई मॉडल को बनाते हैं, वो हमने एडवांस कंसेप्ट ऑफ मॉडलिंग में पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ डीप लर्निंग और कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में देखा कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपने एआई मॉडल को ट्रेन करते हैं। जैसे डीप लर्निंग में हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स और कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क्स, मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीएनफोर्समेंट जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए हमने देखा कैसे हम अपने एक एआई मॉडल को तैयार कर सकते हैं। अभी आज के सेशन में हम देखेंगे ये जो हम अपना एआई मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, ये किस डोमेन में काम करेगा। यानी कि ये स्टैटिक्स डेटा पे काम करेगा, विजुअल डेटा पे काम करेगा, या ह्यूमंस की लैंग्वेज को समझेगा और उसके ऊपर काम करेगा, यानी कि रिस्पॉन्ड करेगा। हमारा जो यूनिट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज मीन ह्यूमन लैंग्वेज। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम अपने एक एआई मॉडल को ट्रेन करेंगे जो ह्यूमंस की लैंग्वेज को समझने के बाद उसका सेंस बनाने के बाद रिस्पॉन्ड करेगा। तो स्टार्ट करें हम। यहाँ पे हमें यहाँ पे आपको नोट्स भी यहाँ पे साथ साथ दिखाता चलूँगा, जिससे हमें समझने में आसानी होगी। तो हम बात करें अगर अपने आर्टिफिशियल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है? ये एक ब्रांच है, एक डोमेन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कंप्यूटर्स को हेल्प करता है वो समझ सके, उसका सेंस बना सके और रिस्पॉन्ड कर सके ह्यूमंस की लैंग्वेज का। ये इसके लिए यानी कि एक एनएलपी मॉडल डेवलप करने के लिए हमें दो स्किल का होना जरूरी है, एक कंप्यूटर साइंस का और दूसरा लिंग्विस्टिक। कंप्यूटर साइंस का स्किल यानी कि हाउ कंप्यूटर्स प्रोसेस एंड यूज डेटा, जो हमने आईसीटी स्किल्स और एडवांस कंसेप्ट ऑफ मॉडलिंग में देखा था कि कैसे कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता है और कैसे किस तरह का डेटा हमें देना होता है। अब हम देखेंगे इस पूरे यूनिट में हमें ये वाली स्किल चाहिए। इस स्किल्स को हम देखेंगे कि कैसे हमें लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज का स्किल चाहिए, जिस स्किल से हम अपने ह्यूमंस की लैंग्वेज को कन्वर्ट करेंगे ह्यूमंस की लैंग्वेज में। करना क्यों है, ज़रा इसको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, अगर आप हिंदी यूज़ कर रहे हो तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जिससे हम क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे अभी हिंदी में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, आप इस इन्फॉर्मेशन को समझने के बाद स्टोर करते हैं और फिर क्वेश्चन के हिसाब से इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं, समझता है। अब कंप्यूटर के हिसाब से हमारी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मेसी, एम्बिगियस और कम्प्लेक्स है, और ये कंप्यूटर के लिए समझना तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या करना है कि कुछ ऐसे स्टेप्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम अपनी टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे मशीन रीडेबल फॉर्म में, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज में। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, वी ह्यूमंस यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बाय constantly processing sound, words and image, storing and interpreting them automatically. On the other hand, computer understand only computer language, which are simple, strict and numeric. All input must be converted into machine readable code and even a small typing mistake can cause error. मतलब हम कंप्यूटर जो है वो बड़ी स्ट्रिक्ट और सिंपल लैंग्वेज होती है, इसकी न्यूमेरिक फॉर्म में एक छोटी सी मिस्टेक से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है कंप्यूटर के लिए। जो कि हमने पाइथन में अगर हमने कोड किया है तो हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे अगर हम कैपिटल लेटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे वो हमें एरर का कारण बन जाता है। सो हाउएवर human language is complex, messy and ambiguous according to computer language. Computer can't understand it directly.
तो हमने क्या करना होगा, अगर हमने एक एनएलपी मॉडल को ट्रेन करना है, वी फॉलो अ सीरीज ऑफ प्रोसेसिंग स्टेप, जिसे हम क्या करेंगे, अपने टेक्सचुअल डेटा को, स्पीच को कन्वर्ट करेंगे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। तो सबसे पहले अगर हम स्टेप्स की बात करें तो कुछ स्टेप्स मैं आपको यहाँ बता, कुछ स्टेप्स आप यहाँ पे याद कर लेना, समझ लेना। जैसे कि पहला स्टेप हमारे पास होता है डेटा प्रोसेसिंग का, डेटा प्रोसेसिंग फर्स्ट। दूसरा स्टेप होता है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। तो इसमें क्या है कि पहला स्टेप जो हमारा है डेटा प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का स्टेप है, इसमें हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ताकि फिर वो सही फॉर्म में आ जाए हमारे पास, यानी कि डेटा को हम क्लासिफाई करते हैं। दूसरा स्टेप है हमारे पास टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन ये इस स्टेप में हम अपनी टेक्स्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें, अगर कोई जी ओ डी कोड या फिर ऐसे या फिर ऐसे कहता है, तो तीनों की हमारे लिए तो लगभग सेम मीनिंग रहती है, लेकिन अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में ये तीनों को अलग समझेगा। तो हमें क्या करना है, इसमें टेक्स्ट को एक नॉर्मल फॉर्म में लाना है, जैसे कि जी ओ डी कोड, इन तीनों की जगह तीनों को कन्वर्ट करेंगे गूगल, है ना। तीसरा स्टेप, अगर हम तीसरा स्टेप की बात करें तो तीसरा स्टेप हमारे पास रहेगा सेंटेंस सेगमेंटेशन का, सेंटेंस सेगमेंटेशन। और फोर्थ स्टेप हमारे पास रहेगा, ये है हमारा थर्ड स्टेप, और फोर्थ स्टेप हमारा रहेगा टोकनाइजेशन। देखिए, अगर हम बात करें सेंटेंस सेगमेंटेशन का, तो सेंटेंस सेगमेंटेशन वाले स्टेप में हम अपने जो भी हमारा टेक्सचुअल डेटा होता है, जो भी हमारा कॉर्पस होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ टेक्स्ट, उसको हम कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस में, यानी कि उसके इंडिविजुअल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैंने लिखा आई लव टीचिंग, इट्स माय प्रोफेशन। इसमें हम क्या करेंगे कि अलग अलग आई लव टीचिंग एक सेंटेंस बना देंगे, और दूसरा इट्स माय प्रोफेशन, इसका एक सेंटेंस बना देंगे। टोकनाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हम अपने सेंटेंस को टीचिंग, अलग वर्ड बन जाएगा जिसको हम टोकन कहेंगे। अब फाइव स्टेप जो हमारा है, अगर हम फाइव स्टेप की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट में से स्टॉप वर्ड्स को और अपने टेक्स्ट में से स्पेशल कैरेक्टर्स या न्यूमेरिक वैल्यूज को रिमूव करते हैं, यानी कि इसमें हम बोलेंगे रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, और हमारा क्या रहता है, इसमें हम क्या करते हैं, अपने जो स्टॉप वर्ड्स इज, एम, आर, एम, अंडर, ऐसे जो वर्ड्स हैं हमारे पास, इसको हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के लिए ऐसे वर्ड्स की कोई भी मीनिंग नहीं, ऐसे वर्ड्स को हम रिमूव कर देते हैं। और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, $, ऐसे साइन भी हम रिमूव कर देते हैं, और नंबर्स वगैरह भी हम रिमूव करते हैं। ये हमारा फिफ्थ स्टेप था। और अगर हम बात करें हमारे सिक्स स्टेप की, हमारे सिक्स स्टेप की बात करें तो हम क्या करते हैं इसमें, कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू लोअर केस, कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू लोअर केस। इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि जितनी टेक्स्ट होती है उसको लोअर केस में ले आते हैं, क्योंकि जैसा हम जानते हैं हमारा कंप्यूटर केस सेंसिटिव है, यानी कि वो हमारे पास अगर जी ओ ओ डी गुड है और हमारे पास जी ओ ओ डी गुड है, तो इन दोनों को वो अलग अलग ट्रीट करेगा, इसको कुछ और समझेगा और इसको कुछ और समझेगा। इसलिए हमारे पास जितनी भी टेक्स्ट होगी उस सब टेक्स्ट को हम रिमूव कर कन्वर्ट करते हैं लोअर केस में, लोअर केस में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास जो सेवन स्टेप होगा, देखना आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। जैसे कि हमारे पास ये कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू लोअर केस, और यहाँ पे हमारे पास रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स, जैसे कि गुड गुड गुड, इन सबको हमने गुड लिया, तो इस ये भी गुड था, ये भी, इसमें भी लोअर केस थे, लेकिन ये अलग अलग गुड थे, जिसलिए हमने इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है। यहाँ पे हमने बस अपनी टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है लोअर केस में। और अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, वो रहता है हमारे पास बैग ऑफ वर्ड्स का। बैग ऑफ वर्ड्स जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास कौन सा वर्ड कितनी बार आ गया हमारे डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट मीन
कलेक्शन ऑफ कॉर्पस यानी कि कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट। तो अगर हमारे पास मान लो कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लो मेरे पास कोई नॉर्मल एक डॉक्यूमेंट है, आई लव वाज वन माई वर्ड्स में हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हम क्या करते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि हमारे पास कौन सा वर्ड कितनी बार आ गया। जैसे कि हमारे पास पहला स्टेप है कि इसकी आप डॉक्यूमेंट बना दो। डॉक्यूमेंट यानी कि जैसे कि आई लव वाज वन, आई लव वाज वन, आप इधर लिखेंगे हम वाज वन इज़ माई फेवरेट फूड, जो भी अब ये हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके बनाने हैं टोकन, जैसे कि आई लव, ऐसे ही अलग अलग कर देना है इनको, वाजन ऐसे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इनको यूनिक वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार लिख देंगे हम, मतलब वो वर्ड्स जो अपीयर हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे कि यूनिक वर्ड्स में इधर क्या आएगा हमारे पास, यूनिक वर्ड्स अगर हम बनाएंगे तो उसके में हमारे पास आएगा आई एक, लव दूसरा, उसके बाद वाजवान, ये इसमें भी है, देखो इसमें भी है, तो दोनों की जगह हम एक ही बार लिखेंगे। वाजवान इज़ माई फेवरेट फूड, ये हमारा बन गया यूनिक वर्ड्स। अब इसमें देखेंगे वाजवान आई एक बार आ रहा है, लव एक बार आ रहा है, वाजवान दो बार, इज एक बार, माई एक बार, फेवरेट एक बार, फूड एक बार। यानी कि ये इसको हम बोलते हैं हमारा बेग ऑफ वर्ड्स। बेग ऑफ वर्ड्स जो रिप्रेजेंट करता है कौन सा वर्ड कितनी बार हमारे डॉक्यूमेंट में आ रहा है। अब क्या है कि ये दो बार आ गया, आप बोलोगे कि कंप्यूटर तो ये समझ नहीं पाएगा, ये 0 1 की लैंग्वेज समझता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि डिक्शनरीज अलग बना देते हैं, यानी कि अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाते हैं। जैसे कि आई लव वाजवान ये एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा हमारा, और आई इट्स माई फेवरेट फूड ये दूसरा डॉक्यूमेंट हो जाएगा हमारा। तो अब हम क्या करते हैं, बेग ऑफ वर्ड्स को ऐसे लिखते हैं कुछ, बेग ऑफ वर्ड्स ये डॉक्यूमेंट 1 D1 और बेग ऑफ वर्ड्स ये डॉक्यूमेंट सेकंड। अब इसमें हम देखेंगे आई कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम, लव कितनी टाइम आ रहा है, मतलब ऐसे ही हम ये वर्ड लिखेंगे। लव ये आई के लिए हो गया 1, और लव के लिए हो गया भी 1, वाजवान के लिए हो गया 1, और अगर हम देखें और कौन सा वर्ड था, इज़ के लिए 0, उसके बाद माई के लिए 0, उसके बाद फेवरेट के लिए 0, फूड के लिए 0, ऐसे ही इसमें आ जाएगा। अगर हम डॉक्यूमेंट सेकंड में बात करें तो आई के लिए 0, लव के लिए 0, उसके बाद वाजवान के लिए, वाजवान आ रहा है 1 टाइम, उसके बाद इज़ माई फेवरेट फूड ये भी 1 1 1, ऐसे आ जाएंगे हमारे पास। तो ऐसे हम इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में यानी कि बाइनरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम चलें अब हमारे पास 2 टर्म्स और हैं जिनका नाम है फ्रीक्वेंसी और टर्म फ्रीक्वेंसी। पहले इसको हम देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी और टर्म फ्रीक्वेंसी। देखिए हमारे पास जो है टर्म फ्रीक्वेंसी और एक हमारे पास है IDF यानी कि इनवर्स डॉक्यूमेंट या डिक्शनरी फ्रीक्वेंसी। अब देखना टर्म फ्रीक्वेंसी ये वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी वर्ड की इंपॉर्टेंस को बताते हैं कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर को एक वर्ड कितने टाइम आया और उसकी वैल्यू क्या है। और IDF में हम पूरे डॉक्यूमेंट्स में, मतलब जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें हम ये मेजर करते हैं कि हमारा एक वर्ड कितने टाइम आया और उसकी क्या वैल्यू है हमारे पास। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ। इधर क्वेश्चन को मैं अलग पेन से हाईलाइट करूँगा। ये मान लो मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है हमारे पास, AI is the future, AI and data are strong. Again, AI will make our future bright. सपोज ये मैंने लिखा। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है फाइंड, देख लेंगे इसको अच्छे से, TF इंटू IDF, TF और IDF को निकाल के। यहाँ पे देखो अब टर्म फ्रीक्वेंसी वो ये बताता है कि हमारे पास एक वर्ड जो है वो एक डॉक्यूमेंट में कितने टाइम आया और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम बात करें, मान लो AI के लिए पूछ रहे हैं, फाइंड TF एंड DF फॉर वर्ड AI के लिए पूछ रहा है। तो हम देखें फर्स्ट डॉक्यूमेंट में देख लेते हैं। अगर हम फर्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो हमारे पास AI कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टर्म फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्ड डिवाइड बाय टोटल TN, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट। अब ये कितने टाइम आ रहे हैं, नंबर क्या है 1, TN यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इस डॉक्यूमेंट में कितने 1 2 3 4, यानी कि 1/4, जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25।
जैसे अगर हम बात करें कि 4 इससे मल्टीप्लाई करने की डिवाइड करने के लिए हमारे पास 0 इधर आ जाएगा 10, 4 20 4 2 आर 8, फिर अगेन हमारे पास 2 बच जाएंगे तो 0 लगाएंगे, 20 4 5 आर 20, तो इधर 5 आ जाएगा 25। IDF की अगर हम बात करें तो IDF, ये मैं काट ही देता हूँ इधर से। IDF की अगर हम बात करें तो IDF होता है हमारे पास बराबर log ऑफ n डिवाइडेड बाई DF, यहाँ पे T, यानी कि नंबर ऑफ वर्ड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वर्ड अपेयर्स इन ऑल द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे वर्ड पूरे डॉक्यूमेंट में, मतलब हमने IDF में ये बताना होता है कि एक वर्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है पूरे डॉक्यूमेंट में, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। तो वर्ड AI के लिए, AI तो देखें 3 डॉक्यूमेंट्स में थे तो तीनों में AI था, यानी कि 3 टाइम आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने हैं 3, तो 3 कैंसिल, बचेगा हमारे पास 1। तो यहाँ पे हमारे पास लॉग रहेगा 1, और अगर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लॉग की हमारे पास रहती है 10, तो 10 ये रहता है इसका पावर 10 रेज़ टू पावर 1, तो आ जाएगा 0, बिकॉज एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इक्वल्स टू 1, है ना। अब यहाँ पे लॉग से हम ये निकालते हैं, तो लॉग क्या है, तो अगर हम लॉग की बात करें कि लॉग कैसे निकालते हैं, तो लॉग में क्या रहता है हमारे पास जो बेस वैल्यू रहती है हमारे पास ये वैल्यू, तो इसको हमने किस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, लॉग 10 और मेरे पास है, तो 10 को किसके स्क्वायर किससे 10 को किससे मल्टीप्लाई करें, किस पावर से, ताकि हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि 10 स्क्वायर 10 10 आर 100, तो यानी कि 10 के स्क्वायर से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2। लॉग को निकालने के लिए हमेशा हमने देखना ये है कि हमारे पास बेस में क्या है और उसको किस पावर से मल्टीप्लाई करें, ताकि हमारे पास सेम नंबर आ जाए। तो लॉग निकालने में अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो मैं आपको ये अलग से बता दूंगा, लेकिन कुछ लॉग की 1 से 10 तक की वैल्यू आप याद कर लेना, और बाकी के जितने भी लॉग हैं वो हम निकाल लेंगे। कुछ लोगैरिथम में आपको लोगैरिथम के कुछ फार्मूलाज बताता हूँ, कि मान लो अगर आप कह रहे हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पे इधर log 1 था, तो हमने आराम से निकाल दिया कि वो 0 के बराबर आ गया। अगर मेरे पास ऐसे मान लो वैल्यू होती 2/3, तो इसका log कैसे निकालते, या मान लो मेरे पास ऐसी वैल्यू होती 2 पावर 2, तो वैल्यू कैसे निकालते। तो लोगरिथम की कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसे फार्मूलाज बता दूँ जो आप लोग देख लेंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो मेरे पास लॉग ए इंटू बी, तो किसके बराबर होता है, लॉग ए के प्लस लॉग बी के। ये बहुत आसान है, कैसे, कि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है वो कहाँ से आई, वो आई हमारे पास समेशन से, यानी कि एडिशन जब हमारे पास बार बार रिपीट होती है, देन जब हमारे पास मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर आते हैं तब हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशंस को। ऐसे ही अगर मान लो मेरे पास लॉग ए डिवाइडेड बाई बी है, तब क्या होगा, तो आप देखो डिवीज़न कब यूज़ होती है, जब हमारे पास कोई एक चीज़ कोई एक पर्टिकुलर चीज़ बराबर में डिवाइड करनी होती है, यानी कि डिविडेंट और डिवाइजर हमारे पास होता है, यानी कि उसमें भी हम सब्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, तो सब्सट्रैक्शन से तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, लॉग ए माइनस लॉग बी। और क्या रहेगा, हमारे पास पावर थी, अगर मान लो ए की पावर बी, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी 2 पावर 2, तब देखो ये पावर कब आती है, पावर मीन अगर मान लो 10 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है कि 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 10 इंटू 10 करना है। अगर 3 है तो 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, जब ये मल्टीप्लिकेशन से आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे ए ए लॉग बी। जब हम लॉग बी निकालेंगे तो उसको लॉग बी, मान लो ए है और लॉग बी है, मान लो मेरे पास 1 है, तो 1 का आएगा मान लो मेरे पास 0, तो उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये जो भी वैल्यू आ जाती है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये कुछ बेसिक लोगरिथम की रूल बस इतने ही हमारे पास अप्लाई होंगे, और भी कहीं जो ना हो। तो आप लोगों ने क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक के लॉग आप लोग याद कर लेंगे, बाकी के जितने भी लॉग्स निकालने होंगे आपको, तो आप ये वाली टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए लॉग्स को निकाल लेंगे, क्योंकि आपको IDF और आपको DF निकालने, आपको TF निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। सभी हम कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। जैसे हम यहाँ पे देखें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये हम पढ़ चुके थे। आगे हम चलें कि कुछ स्टेप्स थे हमारे पास, ह्यूमन लैंग्वेज वर्सेस कंप्यूटर लैंग्वेज, वो हमने पढ़ा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, वी फॉलो सीरीज ऑफ प्रोसेसिंग स्टेप्स टू सिंप्लीफाई ह्यूमन लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। सबसे पहले क्या था, डेटा प्रोसेसिंग। इसमें हमने क्या देखा, डेटा प्रोसेसिंग। देखो अगर हमें क्वेश्चन भी तो बनाना है, अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग, हमने पढ़ा डेटा प्रोसेसिंग ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि हम एक डेटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बना देते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डेटा प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस बाय विच वी कन्वर्ट, बाय विच वी मैनिपुलेट डेटा, बाय विच वी कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, meaningful data and information. So data processing is a method of manipulation of data. It means the conversion of raw data into meaningful and machine readable information by simplifying the meaning of it.
ठीक। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन क्या है कि टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टेक्स्ट डेटा इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। एग्जांपल क्या थी इसकी, गुड और गुड उसको ई की में बना दिया, स्टॉप वर्ड्स और स्टॉप वर्ड इसको ई की स्टॉप वर्ड बना दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, सेंटेंस सेगमेंटेशन। व्हाट इज सेंटेंस सेगमेंटेशन, हमने पढ़ा सेंटेंस सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग टेक्स्ट और कॉर्पस। टेक्स्ट और कॉर्पस, कॉर्पस कहते हैं हमारे पास कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट को, इनटू एन इंडिविजुअल सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में तोड़ देना। ई सेंटेंस इज ट्रीटेड एज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। आगे प्रोसेस करने के लिए हर एक सेंटेंस को हम क्या करते हैं, अलग अलग ट्रीट किया जाता है इसको। जैसे कि हमारे पास ये था टेक्स्ट, आई लव रीडिंग बुक्स, इट इज माय फेवरेट मूवी। इसमें हमने क्या किया, इसको एक सेंटेंस बना दिया और इसको एक सेंटेंस बना दिया। अब नेक्स्ट चलिए टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन क्या है, वो प्रोसेस जिसमें हम सेंटेंस को भी तोड़ के उसके वर्ड्स बनाते हैं जो टोकन कहलाते हैं, और उसको भी अलग से ट्रीट किया जाता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। सो टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग सेंटेंस इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड टोकन्स। जैसे कि वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी, स्पेशल कैरेक्टर्स भी, और हर एक को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। जैसे कि आई लव रीडिंग बुक्स था, आई को एक टोकन बना दिया, लव को दूसरा, ऐसे ही इन चारों के अलग अलग टोकन बना दिए। नेक्स्ट चलिए हम रिमूविंग स्टॉप वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि टोकन में हमने देखा था कि हम टोकन भी हो सकता है हमारे टोकन में, नंबर भी हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स को भी निकाल दो, नंबर्स को भी निकाल दो, और स्टॉप वर्ड्स को भी। जैसे कि वो वर्ड जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, दिस प्रोसेस विल रिमूव अननेसेसरी वर्ड्स एंड सिंबल्स। अननेसेसरी वर्ड्स एंड सिंबल्स मतलब जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन ही ना हो, कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी या ज़रूरी नहीं होगा। इज एन दी ये सब निकल जाएंगी। अब नेक्स्ट क्या है, कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू लोअर केस। लिखे हैं, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ ऑल वर्ड्स इनटू टेक्स्ट टू लोअर केस। बिकॉज कंप्यूटर आर केस सेंसिटिव, गुड एंड गुड वुड बी ट्रीटेड एज डिफरेंट वर्ड इफ नॉट कन्वर्टेड। मतलब ये दोनों अलग अलग ट्रीट हो जाएंगे। तो ये अच्छा है अगर हमने अपने जो हमारे पास टेक्स्ट है, जो ह्यूमन लैंग्वेज है, उसको और भी सिंप्लीफाई करना है कंप्यूटर के लिए, वो समझ जाए, तो हमने इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देना है। अगेन स्टेमिंग और हमारे पास लेमेटाइजेशन। और स्टेमिंग ये वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने वर्ड्स को उसकी रूट फॉर्म में ले आते हैं, प्रीफिक्सेस को निकाल देते हैं और फिक्सेस को निकाल देते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास वायरस है, इसको एंटीवायरस हमने कैसे लिख दिया कि इसके प्रीफिक्सेस लगा दिए हमने। जैसे कि मान लो मेरे पास प्ले है तो एस लगा दिया, तो प्रीफिक्सेस और फिक्सेस इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हमारे जो वर्ड्स है उसमें मीनिंग अच्छी आ सके, ग्रामेटिकल वो करेक्ट बन जाए। तो ये लगाते हैं हम, इसको भी हमने प्रीफिक्स और फिक्सेस को रिमूव करना होता है। जैसे एग्जांपल है प्लेइंग, प्लेड, प्लेस, सबको प्ले ही बना दिया। लेमनाइजेशन में क्या करते हैं, बेस फॉर्म में लाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ले आते हैं। जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसा कुछ भी है तो हम उसको गुड ले आएंगे। जैसे रन ले आएंगे, स्वयं को स्विम ले आएंगे, मतलब ऐसे ही हम उसको बेस फॉर्म में ले आते हैं। नेक्स्ट बेगा वर्ड्स क्या है, बेगा वर्ड इज द प्रोसेस या इज द वे टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट बाय शोइंग विच वर्ड्स अपीयर इन द डॉक्यूमेंट एंड हाउ मेनी टाइम्स। कौन सा वर्ड कितने टाइम आ रहा है, वो डॉक्यूमेंट मतलब पीस ऑफ टेक्स्ट, सेंटेंस या पैराग्राफ या आर्टिकल कोई भी। अब ये क्या कहता है, इट इग्नोर्स ग्रामर एंड वर्ड ऑर्डर, फोकसिंग ऑनली द प्रेजेंस और फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स। जैसे कि मान लो इसको फॉलो करने के लिए पहले मैं स्टेप बता दूं, टेक्स्ट को नॉर्मलाइज किया जाता है, सही ऑर्डर में लाया जाता है, फिर उसके बाद डिक्शनरी बनाई जाती है, फिर उसके बाद इसके यूनिक वर्ड्स को निकाला जाता है ना, तो यूनिक वर्ड्स को निकाला जाता है। फिर अगेन सबकी क्या करते हैं, उसको वेक्टर फॉर्म में ले आते हैं। वेक्टर फॉर्म मतलब नंबर्स उसको दे देते हैं। आई लव वाजवान, वाजवान इज माई फेवरेट फूड। आई लव इसको टोकन में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट किया कि इसको टेक्स्ट को नॉर्मलाइज करके बना दिया। फिर उसके बाद हमने यूनिक वर्ड देके आई ये वाले वर्ड्स, जैसे कि आई लव वाजवान डबल वर्ड था, एक बार लिख दो। अब बाकी जो भी थे हमने लिख दिए। अब ऐसे ही ये एग्जांपल हमने देखी, कोई दो बार आ रहा है तो इसको कैसे एक बार वन में कन्वर्ट करना है या बाकी को जीरो में, तो वो हमने देखा कि सेपरेटली हमने इसके सेगमेंट बनाने हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट, तो उससे हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म फ्रीक्वेंसी। टर्म फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, द मेजरमेंट ऑफ टर्म इनसाइड अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड टर्म फ्रीक्वेंसी। मतलब एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक डॉक्यूमेंट है, उसमें कितने हैं, जैसे कि ये वाला डॉक्यूमेंट है, अब इसमें कितने टाइम है, ये टर्म फ्रीक्वेंसी का नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ वर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट। तो इसमें अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, तो इसको अगर हम देखें लव का निकालना है 1, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/8। तो इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 1 8, तो यहाँ पे 10 मान दो, 0.1 समथिंग ऐसे आ जाएगा कुछ। अब नेक्स्ट देखें इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, मेजरमेंट ऑफ हाउ इंपॉर्टेंट अ वर्ड अपीयर्स इन ऑल द डॉक्यूमेंट और कॉर्पस, log n/df, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। वो हमने एग्जांपल देख के निकाला भी कि जैसे कि मान लो मेरे पास 3 डॉक्यूमेंट है, 3 में कोई एक वर्ड आ रहा है, और यानी कि 3/3 ऐसे निकाल सकते हैं हम। मान लो अगर 2 बार आ रहा है तो 2/3, तो फिर ऐसे निकालेंगे तो हमारे पास 0 पॉइंट कुछ वैल्यूज़ आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ड हमारे पास ज़्यादा टाइम आ रहा है उसकी वैल्यू इतनी कम है, जो वर्ड जितना कम आ रहा है उसमें उसकी वैल्यू ज़्यादा है। मान लो AI था, वो वाला वर्ड एक ही डॉक्यूमेंट में आ रहा था, बाकी में नहीं आ रहा था। जैसे कि आई लव वाजवान, वाजवान इज़ माई फेवरेट फूड।
मैंने क्या लिखा, आई लव वाजवान इज माई फेवरेट फूड। तो आई का अगर पूछ रहा है, आई पहले में ही है तो मतलब 1, टोटल डॉक्यूमेंट कितने हमारे पास 2, तो 1/2। इसको मैं क्या करूँगा, 2 1 और 2 ये कट जाएगा, तो यानी क्या 0.5 ये आ गया 0.5। अगर ये दोनों में होता, मतलब पहले में भी होता आई, सेकंड में भी होता, तो 2/2 काटते तो ये क्या आ जाता मेरे पास 1, जो कि log 1 का रहता है हमारे पास वैल्यू 0, तो ये 0 की वैल्यू हमारे पास आ जाती और 0.5 की कुछ वैल्यू हमारे पास आ जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ड जितना ज़्यादा आ रहा है उतना उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो इधर लिख के भी है, वर्ड दैट अपीयर इन मेनी डॉक्यूमेंट्स हैव लो आईडीएफ, यानी कि लो वैल्यूज, और जो बहुत कम आ रहा है तो उसकी हाई वैल्यूज होगी। ये हो गया हमारे पास। अब एप्लीकेशंस ऑफ एआई अगर हम बात करें, एप्लीकेशन मीन कहाँ कहाँ पे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ऑटोमेटिक समरी, अगर मान लो किसी बहुत बड़ा आर्टिकल है हमारे पास तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लाना होगा, तो उसके लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बाकी के अननेसेसरी डेटा को रिमूव करता है, जिससे हमें ये ईजी हो जाता है समझना। दूसरा सेंटिमेंट एनालिसिस, यानी कि ओपिनियंस जो सोशल मीडिया पे कोई भी शेयर करता है, जैसे मान लो कोई सेलिब्रिटी कुछ भी पोस्ट पोस्ट पे कमेंट करता है किसी को भी लेके, तो उसका सेंटिमेंट देखना कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव और कितने नेगेटिव, उसमें भी हेल्प करता है। जिससे हम हमारे पास ये भी रीज़न मिल सकता है कि कौन सा ब्रांड ज़्यादा पॉपुलर है या कौन सा ब्रांड अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है। उसके बाद रेपुटेशन मॉनिटरिंग, जिसमें हम ये देखते हैं रीज़न बिहाइंड कस्टमर फीडबैक, कस्टमर का फीडबैक मतलब कौन से ऐसे रीज़न हैं जिस वजह से पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो इसमें को भी एनालाइज करने के लिए हमारे पास एनएलपी का इस्तेमाल होता है। टेक्स्ट को क्लासीफाई करने के लिए, कि हमारे पास अगर कोई टेक्स्ट है उसको क्लासीफाई करेगा कि कौन सी टेक्स्ट, अगर मान लो कोई टेक्स्ट बार बार जितना ज़्यादा रिपीट हो रही थी उसमें उसकी वैल्यू कम थी और जो कम हो रही थी उसकी वैल्यू ठीक थी। तो ऐसे ही हमारे पास ईमेल्स में स्पैम को डिटेक्ट करना और जो हमारे पास पॉजिटिव जो भी सही हमारे पास मेल होगी तो उसको क्लासीफाई करना, डिटेक्ट करना, वो हमारे पास इसमें भी हेल्प करता है, अप्लाई होता है उधर। वर्चुअल असिस्टेंट, यानी कि गूगल असिस्टेंट, सीरी या अलेक्सा, जो हमारी ह्यूमंस की लैंग्वेज को समझती है और हमारे लिए कोई काम करती है, जो कि बहुत ईजी हो जाता है। मोबाइल को स्विच ऑफ करना होगा, किसी को कॉल लगानी होगी, तो ऐसे जो काम हैं तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये काम मेरे बोलने से ही हो जाए, मुझे ना करने पड़े, तो गूगल असिस्टेंट, सीरी, अलेक्सा से मैं बोल के ये काम करवा सकता हूँ। तो इसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होती है हमें। और नेक्स्ट है हमारा चैटबॉट। चैटबॉट यानी कि किसी बोट के साथ चैट करना, उसको अपनी वॉइस से डेटा समझाना, फिर या फिर लिख के डेटा देना, फिर उससे इंफॉर्मेशन को लेना, तो वहाँ पे भी अप्लाई होता है। चैटबॉट हमारे पास एनएलपी के ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे एप्लीकेशन हैं जो हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है हमारे पास मित्सुकू, क्लीवरबोट, जेबरवैकी, हैप्टिक, रोज और चार्टबोट। ऐसे हमारे पास ये कुछ कॉमन एग्जांपल हैं चैटबॉट के। अब यहाँ पे लिंक्स भी हैं, इनका इस्तेमाल कर भी सकते हैं हम। एक बार डेमो देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देख लें आप, अगर इन चैटबॉट की अगर हमने लिंक को समझना है या फिर याद रखना है तो हम कैसे रखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास जो भी वेबसाइट है वो HTTP से स्टार्ट होगी। HTTP से नहीं स्टार्ट है तो मतलब वो मालशियस वेबसाइट होगी, जिससे हमें साइबर अटैक हो सकता है। तो HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम कूलन लगा के, डबल स्लैश लगा के, फिर आगे www का मतलब है ये वो वेबसाइट है जो वर्ल्ड वाइड चलती है, मतलब किसी एक पर्सन को टारगेट करने के लिए नहीं है। तो मतलब ये भी सिक्योरिटी को दिखलाती है। तो हम क्या करेंगे, https://www लगा के जो भी हमारे पास बोट है उसका नाम लिखेंगे, .com लिख देंगे, तो हमारे पास वो वेबसाइट जो है उसका एड्रेस हमें सही से मिल जाएगा। किसी का थोड़ा डिफरेंट रहेगा, जैसे कि इसका थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसको बनाने वाले जो होंगे उनकी ये जो मेन क्या है सर्वर रहता होगा। बाकी जैसे ये वाला है इसका डिफरेंट है, बाकी इसका क्लीवरबोट का भी सेम है, जैकबरी का भी सेम है, हैप्टिक.ai इसका भी लगभग सेम है। आगे इसका कॉन्टेक्ट अस का भी इनने एड्रेस दिया है अपने पेज का। तो अगर हम एक काम करें, किसी एक को ट्राई करते हैं। वेट अ सेकेंड, ट्राई करने के लिए यहाँ पे तो ये ओपन नहीं हो रहा है फ़िलहाल। एक बार ट्राई करते हैं। वेट। अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये वाला था जी। सबसे पहले ये पहले ही वाला देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे ईमेल एड्रेस कह रहे हैं।
ठीक है। चलिए हमारा अकाउंट तैयार हो गया। अब हम देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। Follow को फाइल आई कैन शेयर विद यू एंड कीप यू कंपनी आई कैन टेल जोक स्टोरीज। चलिए ठीक। चलो कुछ कुछ वेird क्वेश्चन पूछते हैं इसको। हम्म, अच्छा लिंक दे दी, क्या बात है। चलो देखते हैं एक बार, देखते हैं क्या दिया। चलो ठीक है, यूट्यूब की लिंक दे रही है। मैंने पूछा कैसे एक वेब कोडेड वेबसाइट। ठीक है। डॉट टॉप HTML बॉडी, उसके बाद हाईलाइट दे दी। चलो ठीक है, अच्छा ही था, मतलब इतने में इतना ही हो सकता है। सही है, मतलब अच्छा है। अब देखना, दो तरह के हमारे पास चैटबॉट होते हैं। एक चैटबॉट जो कि स्क्रिप्ट पे काम करे, मतलब जिसको हम यहाँ से इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन पूछे वहाँ से आंसर ना दे पाए, मतलब उसके पास पर्टिकुलर क्वेश्चन हो, कोई रूल बेस्ड से वो क्वेश्चन थे। जैसे कि मान लो बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट यूज़ करती हैं, अमेजन, फ़ोन पे और फ्लिपकार्ट वगैरह, जिस पे बॉट आता है, बने बनाए क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं में से कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, वहीं से आप रिस्पॉन्ड करेंगे। उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। एक तरह का हमारे पास जैसे कि ये वाला बोट था हमारे पास, जो हमारे क्वेश्चन को लेने के बाद उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को देती है। मतलब ऐसा नहीं वो स्क्रिप्ट होगा, ऑलरेडी बने बनाए क्वेश्चन होंगे, उसको पता होगा कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है सामने वाला और कौन उस क्वेश्चन का कौन सा आंसर रहेगा पहले से। नहीं, ये क्वेश्चन को देखता है, उसी क्वेश्चन का सेंस बना करके उसी के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। ऐसे चैटबॉट को हम कहते हैं स्मार्ट बोट। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है यूनिट NLP का। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आपको और आप अच्छे से पढ़ के इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।